टॉपिक इज क्रिटिकल थ्योरी यानी कि आलोचनात्मक सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आलोचनात्मक सिद्धांत या क्रिटिकल थ्योरी की अवधारणा का उदय 20वीं शताब्दी में माना जाता है, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आलोचनात्मक सिद्धांत का विकास मुख्य रूप से फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों द्वारा किया गया। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या था? एक बौद्धिक तथा दार्शनिक आंदोलन था जो 1920 से 30 के दशक में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च से जुड़ा हुआ था। एक मिनट, कोई बच्चा बताएगा फ्रैंकफर्ट स्कूल के दो विद्वानों का नाम बताओ। आप बताओ बेटा, लड़की जो है, किस दो विद्वानों का नाम सुना है आपने? नाम फ्रैंकफर्ट स्कूल के किसी विद्वान का? कोई और ना भी कर सकते, नहीं सुना किसी ने? एक नाम, दो नाम फ्रैंकफर्ट स्कूल का। हाँ बोलो, ये लड़की हाँ, यगर हेबरमास, उसका लेट का, ठीक है। और चलो एक तो याद आया इनको, और आपको बेटा किसी को कोई नाम याद आया हो, आप बोलो। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों की आलोचना करना तथा जांच करना था। हालांकि स्कूल का प्रत्यक्ष ध्यान इंटरनेशनल रिलेशंस से नहीं था, लेकिन इसके विचारकों ने इंटरनेशनल रिलेशंस में आलोचनात्मक सिद्धांत के विकास को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण या सिद्धांत से जुड़े कुछ मुख्य विचारक इस प्रकार से हैं। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स, ठीक है। इनका मेन जो विचार था, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐतिहासिक भौतिकवाद और आलोचनात्मक सिद्धांत को जोड़ा। उनका मुख्य तर्क था कि सिद्धांत तटस्थ नहीं होते, बल्कि वे किसी विशेष संदर्भ व समय में सत्ता के लिए होते हैं। बिल्कुल, ये आपने या किसी बच्चे ने पहले प्रेजेंटेशन भी दी थी ना, कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या था, लाइन थी ना इंग्लिश की, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन फॉर समबडी, है ना, ये थी। हाँ बिल्कुल, बोलो शाबाश। इनकी जो फेमस बुक है वो है सोशल फोर्सेस, स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी 1981। अच्छा। इस लेख में उन्होंने आइडियलिस्ट व रियलिस्टिक अप्रोच को क्रिटिसाइज किया। अच्छा। जो सेकंड थिंकर है वो है एंड्रयू लिंकलेटर। ये आपको लेटेस्ट बता रहे हैं उनके जो इंटरनेशनल रिलेशन में, एंड्रयू लिंकलेटर। नाम लिख लो बेटा, दो एक कॉक्स लिख लो, रॉबर्ट कॉक्स। ऐसे तो क्रिटिकल थ्योरी के हैं, जैसे उन्होंने बताया हेबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल के, और दो और थे, अडोर्नो और हॉकहाइमर। पर इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादा ये बंदे ले गए, रॉबर्ट कॉक्स, ठीक है जी, रॉबर्ट कॉक्स है ना, रॉबर्ट कॉक्स। और दूसरा बता रही है मैडम हमें एंड्रयू लिंकलेटर। इनके बारे में बेटा नोट्स बनाओ आप नेट से पढ़ के, कौन सी पुस्तकें लिखी, नेट में सीधी आएगी आपको, लिंकलेटर। मुझे कुछ याद आ रहा है इसके बारे में, बोलो बेटा। इनका मुख्य विचार था, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में नैतिकता और सामुदायिकता पर जोर दिया। वाह, नैतिकता और सामुदायिकता, ठीक है, आगे बोलो, शाबाश। इनका मानना था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और इसे केवल शक्ति व स्वार्थों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है। जो इनकी फेमस बुक है वो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी 1998। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। नेक्स्ट थिंकर है एंटोनियो ग्राम्शी। रुको बेटा, एंड्रयू लिंकलेटर मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा था, इसलिए मैं भी थोड़ा मुंह खोलता हूँ। एंड्रयू लिंकलेटर बोलता है बेसिकली बेटा क्या होता है, आज अगर आपके देश के अंदर कोई बेगुनाह मरता है तो देश में लोगों को क्या होती है, पीड़ा। पर अगर ये घटना पाकिस्तान में घटती है तो हमारी वो पीड़ा सडनली क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि उनको हम सोचते हैं ये इस बाउंड्री के पार के, मतलब लोगों की जो चेतना है, पीड़ा है, वो केवल अपने देश की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों तक है। ये बोलता है इसको वाइड करना है हमें, कि आप फिलिस्तीन में भी कुछ हो रहा है तो हम उसके लिए सोचें, इजराइल में भी कुछ हो रहा है तो उनको अपना समझें। पर हो क्या गया है इतने सालों में जो इंटरनेशनल रिलेशन है, कि लोगों की जो पीड़ा है, जो प्रेम है, वो देश की बाउंड्री पर आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसके भीतर है पूरा। पर उसके बाहर हम दो स्टैंडर्ड जो रियलिस्ट बोलते हैं, आपने बताया, किसने बताया था, मॉर्गेंथ्यू का सिद्धांत था ना एक, कि नैतिकता दो तरह की होती है, देश के अंदर अलग और देश के बाहर अलग। वो उसको चुनौती दे रहा है, हमें विश्व मानवता की बात करनी है और दो स्टैंडर्ड नहीं रखने, एक स्टैंडर्ड रखना है। ये बात की थी इसने एंड्रयू, हाँ ठीक है, एंटोनियो ग्राम्शी। हाँ, एंटोनियो ग्राम्शी का मुख्य विचार था सांस्कृतिक प्रभुत्व पर आधारित। रुको, कोई बच्चा बताओ एंटोनियो ग्राम्शी किसने सुना है, और नाम सुना है किसी ने? दो शब्द, एंटोनियो ग्राम्शी, नव मार्क्सवाद के पिता। नहीं सुना आपने? प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक, कोई बात नहीं, एंटोनियो ग्राम्शी, पढ़ो इनके बारे में, इटालियन थिंकर थे। प्रिजन डायरी किताब लिखी थी, जेल में मौत हो गई थी इनकी।
बोलो शाबाश। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपनी वैचारिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के माध्यम से समाज पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और इनकी जो फेमस बुक है वो है प्रिजन नोटबुक, हाँ। 1930। सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, ठीक हो रहे। प्रिजन नोटबुक, प्रिजन डायरी शायद जयप्रकाश नारायण की थी जब भारत में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट थिंकर है यर्गन हैबरमस। हाँ, जिसका नाम इन्होंने लिया था हमारी दीक्षा। इनका मुख्य विचार है संवादात्मक तर्क संगता या कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। हाँ, लिख लो नाम इनका, यॉर्गन। मैं तो उसको जर्गन ही पढ़ता था कई सालों तक। यॉर्गन है, यॉर्गन, नॉट जर्गन। यॉर्गन हैबरमास, यॉर्गन हैबरमास। कम्युनिकेटिव एक्शन है ना, ये आपके सिलेबस में लग से भी नहीं लगता है ना, दूसरे वाले सिलेबस में। ठीक, इन्होंने कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी पर बल दिया। हाँ। इनका मानना था कि संवाद व समझौता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संघर्षों को समाप्त कर सकता है। वाह। और सहमति आधारित राजनीति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इनकी जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, 1981। नेक्स्ट थिंकर है हर्बर्ट मार्क्यूस। रुको बेटा, ये पता क्या बोलता है जो आपने पहले बताया हमें, यॉर्गन हैबरमास। संवाद पता कैसे होता है? संवाद के नीचे आपको मिमेसिस शब्द यूज करता है, MEIEIS। मतलब दूसरे के जूते में जा करके, उसके शूज में जा करके उसकी फीलिंग को क्या करना, समझना। ये नहीं संवाद की अपनी बात रख दी, तुम्हारी बात सुन ली, फिर डिस्कस किया, तू कितना दे सकता है, मैं कितना दे सकता हूँ। वो तो बिजनेस टाइप है। दूसरे के हालात में जा करके उसकी एंगल को समझे, और आप मेरे हालात में आकर मेरे एंगल को क्या करें, समझे, फिर उससे एक निचोड़ निकाले, उसमें अपनत्व का भाग हो। और एक दिन शायद हमने बात की थी, ये लास्ट वो थिंकर था जो मॉडर्निटी पे विश्वास करता था, जो ये मानता था लैंग्वेज के थ्रू रैशनली आप आपस में क्या कर सकते हैं, डायलॉग। नहीं तो इसके बाद जो दिरेदा और फुको आते हो तो बोलते सत्य क्या है, सब्जेक्टिव है, तेरा कुछ और मेरा कुछ और। ये मानता था कि कम्युनिकेटिव एक्शन के थ्रू हम एक यूनिवर्सल सच्चाई को क्या कर सकते हैं, प्राप्त, है ना। अगला बताइए इसका दोस्त। हर्बर्ट मार्क्यूस। मार्क्यूस है, हाँ, गुड। इनका मुख्य विचार था पूंजीवादी समाज की आलोचना की और कहा कि यह समाज व्यक्तियों की झूठी चेतना और उपभोक्तावाद में फंसा देता है। वाह। उनका मुख्य तर्क था कि पूंजीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता व सृजनात्मकता को दबाता है। बहुत बढ़िया। और इनकी जो पुस्तक है वो है वन डायमेंशनल मैन, 1964। एक आयामी व्यक्ति, वन डायमेंशनल मैन, है ना। इसमें हमें बताएंगे कौन, शर्मा जी आप बताओ, ये उपभोक्तावाद क्या होता है आपके शब्दों में? उपभोक्तावाद सुना है आपने? उपभोक्तावाद जो साथ में जो मैडम है आप बता सकती है। हाँ जी भाई, उपभोक्तावाद, पीछे जो मंडी वाले हैं हमारे तो सिखलाई दिया है, आप बोलो मैडम। उपभोक्तावाद, अरे कमाल है, आपको नहीं पता। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? ठग रहे आप या शर्मा रहे, बोलो कंज्यूमरिज्म। नहीं, अच्छा है। जैसे हाय मेरे गुच्ची के जूते देखो, हाय मेरा ये महंगा नेल पेंट देखो, हाय ये मेरी बुलेट देखो, हाय ये मेरा नया एप्पल देखो। जब व्यक्ति अपने को वस्तुओं के उपभोग से ही अपने जीवन को क्या तय करने लग जाता है कि जो मैंने लिया, मैंने पहना, मैंने खाया, उसी से मेरा जीवन तय हो रहा है, तो व्यक्ति को पूंजीवाद ऐसा एक बना देता है कि बस वो उपभोग से ही अपने जीवन को देख रहा है। ये नहीं देख रहा कि मेरा समाज के प्रति दायित्व क्या है, वास्तविक सुख है क्या, सिर्फ उपभोग करना ही सुख है। तो उसको चैलेंज करते हैं इसमें। आगे बोलो, शाबाश बिटिया। नेक्स्ट थिंकर्स है थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स हॉकहाइमर। हाँ, ये पहले विचारकों में से है, थियोडोर अडोर्नो एंड हॉकहाइमर। इनका मुख्य विचार था सांस्कृतिक उद्योग। हाँ, लिखो इसको, कल्चर इंडस्ट्री। मैं नहीं बता पाया था, आइस बिटिया ने सही शब्द लाया आपके लिए। ये नेट में सीधे आ जाएगा आपको, व्हाट इज कल्चरल इंडस्ट्री। कल्चरल इंडस्ट्री, अब मैं भी शायद अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर आई विल ट्राई नॉनदलेस। हाँ, कल्चरल इंडस्ट्री। इन्होंने सांस्कृतिक उद्योग की अवधारणा दी जो समाज में वैचारिक नियंत्रण और सांस्कृतिक उत्पादों के माध्यम से लोगों पर सत्ता की प्रभाव पर चर्चा करती है। वाह। इनकी बुक थी डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, लिख लो। 1944। एक फेमस किताब है ये, इस स्कूल की पहली किताब है, फेमस किताब, डायलेक्ट ऑफ एनलाइटमेंट। मतलब एनलाइटमेंट एक बार शुरू में पढ़ी थी हमने, बच्चे भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं एनलाइटमेंट को? पुनर्जागरण और रिनेसांस। हाँ, ज्ञानोदय आप लाई थी ना। तो भाई ज्ञानोदय से क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ, ये किताब है। और जो इन्होंने बोला कल्चरल इंडस्ट्री और एक्सप्लेन किए बेटा आपने कि नहीं किए इसमें, छोटे मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ, मेरी ऐसी कितनी है। कल्चरल इंडस्ट्री का मतलब जैसे देखो, बॉलीवुड देखा है आपने, हॉलीवुड देखा है, ब्रांड्स होती है एडिडास, फ्लानेदास, है ना, वो क्या है, एक तरह की कल्चरल इंडस्ट्री है। उससे आप इन्वॉल्व हो गए उसके साथ,
उसको बोलते हैं कल्चरल इंडस्ट्री, और वो आपके माइंड को ही कैप्चर कर लेती, पूंजीवाद ये कर रहा है। थोड़ा इसको बारे में कोई बच्चा पढ़ के आए फिर बात करेंगे। बोलो बोला कौन आएगा पढ़ के कल्चरल इंडस्ट्री, किसको दे जिम्मेदारी, करे कोई हाथ खड़ा है? इस सभा में कोई नहीं जो द्रौपदी की रक्षा करेगा, कोई नहीं बोलेगा, हैं कोई नहीं बोलेगा। ये आएगी लड़की पढ़ के कल्चरल इंडस्ट्री, ठीक है। इसकी शक्ल देख ली गई, छोड़ा नहीं जाएगा इसको। बोलो आगे, शाबाश। नेक्स्ट है इमैनुअल वॉलरस्टीन। हाँ, इमैनुअल वॉलरस्टीन का मुख्य विचार था, वॉलरस्टीन विश्व प्रणाली सिद्धांत, पूंजीवादी व्यवस्था और वैश्विक असमानताओं का विश्लेषण करता है। ठीक है। इन्होंने वैश्विक उत्तर तथा दक्षिण के मध्य असमानताओं की चर्चा की और कहा वैश्विक व्यवस्था शोषणकारी है। हाँ। इनकी जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974। लिखो इनका नाम, इमैनुअल वॉलरस्टीन। ये बेटा डिपेंडेंसी थ्योरी के बाद आए थे और इनको बोलते हैं हम वर्ल्ड सिस्टम थियरी दी है इन्होंने ना। इमैनुअल वॉलरस्टीन पढ़ना इनके बारे में, वॉलरस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट थिंकर है एर्नेस्टो लैक्लाउ व शांटाल मफे। ओहो, ये तो नाम सुने नहीं, लिख दो, ये तो बड़े नए नाम है। हाँ, अर्नेस्टो लका ने तो नाम सुना है, लकलाऊ पर करता क्या था ये पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला आपने? हाँ, शांत, ये तो सुना नहीं, शांत मफे। चलो बताओ क्या कर। इनका जो मेन विचार था, इन दोनों विद्वानों ने विमर्श की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि कैसे विमर्श व विचार संघर्ष सत्ता के ढांचे को प्रभावित करते हैं। आपने पढ़ के आना है दोनों। इनकी पुस्तक है हेजेमनी एंड सोशलिस्ट स्ट्रेटेजी 1985। अच्छा। इसके बाद है डेविड हार्वे, हाँ। जिनका मुख्य विचार था पूंजीवाद की आलोचना करना और यह बताया कि कैसे वैश्विक पूंजीवाद स्थान व समय का पुनर्गठन करता है। अच्छा, टाइम स्पेस का, वाह। जिससे असमानताएं बढ़ती जा रही है। इनकी जो बुक है द न्यू इम्पेरियलिज्म 2003। लिखो इसको, डेविड हार्वे है ना, डेविड हार्वे, तो बड़ा अच्छा बताया आपने, डेविड हार्वे। नेक्स्ट थिंकर है फेडरिक जेम्स। आप आना पढ़ के इसको, लड़की डेविड हार्वे कोशिश करना है ना। आगे बोलो, फेडरिक जेम्स। इनका मुख्य विचार है, इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म की आलोचना की और इसे पूंजीवाद की सांस्कृतिक तर्क के रूप में देखा। अच्छा। इनकी बुक है पोस्ट मॉडर्निज्म ऑन द कल्चर लॉजिक ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म 1991। अच्छा। अब हम करेंगे आलोचनात्मक सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या योगदान है। सबसे पहले है पारंपरिक सिद्धांतों की आलोचना। जो आलोचनात्मक सिद्धांतकार है उनका मानना है कि यथार्थवाद तथा उदारवाद सिद्धांत वैश्विक राजनीति को केवल सत्ता और राज्य हितों के संदर्भ में समझते हैं। ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की असमान संरचनाओं, शक्तिशाली देशों के प्रभुत्व और कमजोर देशों के शोषण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सत्ता और प्रभुत्व की जांच। आलोचनात्मक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता और प्रभुत्व के गहरे संबंधों की जांच करता है। यह बताता है कि कैसे वैश्विक उत्तर के शक्तिशाली देश अपने राजनीतिक तथा आर्थिक हितों के लिए वैश्विक दक्षिण को नियंत्रित करते हैं। इस संदर्भ में यह सिद्धांत उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद संरचनाओं की आलोचना करता है जो आज भी विकासशील देशों पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट पॉइंट है मुक्ति और न्याय। आलोचनात्मक जो सिद्धांत है उसका मेन जो फोकस है केवल विश्व की व्यवस्था करना नहीं होना चाहिए बल्कि उसे बदलते रहना चाहिए। इनका मुख्य लक्ष्य शोषित तथा उत्पीड़ित वर्ग के लिए मुक्ति तथा न्याय प्राप्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट है संवाद और विमर्श। यर्गन हैबरमस का जो कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी का उपागम है एक आलोचनात्मक सिद्धांत का महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। उनके अनुसार विचार विमर्श की प्रक्रियाओं के माध्यम से सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। थैंक यू। ठीक है।